दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उनमें पीढ़ियों की कहानियां दबी थी। कुछ गौरव की, कुछ शर्म की, और कुछ जिन्हें कभी बाहर आने की इजाजत नहीं मिली। रात का वक्त, राजस्थान की वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा 200 साल पुराना महल। चांदनी उसके संगमरमर पर चुपचाप बिछी हुई है। अनन्या पहली बार इस महल में कदम रखती है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी। डरो मत अनन्या, ये घर जितना बड़ा दिखता है उतना ही शांत है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम आराम से कदम बढ़ाओ। शांत जगहें कभी कभी ज्यादा बोलती हैं, बस आवाज सुनाई नहीं देती। और मैं घबरा नहीं रही, बस इस नई जगह का अवलोकन कर रही हूँ। राजवीर ने इसे मजाक समझा, पर अनन्या ने पहली रात कुछ महसूस किया था। महल में अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम से नहीं, माहौल से आती है। मुख्य हॉल में राजमाता देवयानी बैठी है। सफेद साड़ी, तीखी आंखें। शाही खानदान में स्वागत है। यहाँ इज्जत सबसे ऊपर होती है और सवाल कम पूछे जाते हैं। इज्जत सवालों से नहीं गिरती, गलतियों से गिरती है। मैं सिर्फ सच जानना चाहूंगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। नई बहू ने पहली मुलाकात में ही सीधी रेखा खींच दी थी। राजमाता की आंखों में हल्की चमक आई, जैसे शिकार और शिकारी आमने सामने हो। इतने में रणविजय सिंह हाथ में पुरानी फाइल लिए हुए धीरे धीरे अंदर आते हैं और अनन्या से कहते हैं, इस घर में जो दिखता है वही सच होता है। बाकी बातों में पढ़ना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरी मानो तो तुम बस अपने काम से काम रखना। अगर सब कुछ आईने की तरह साफ होगा तो कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं होगी। और मैं तो बस समझना चाहती हूँ, उलझना नहीं। अनन्या की आवाज में विद्रोह नहीं था, सिर्फ जिज्ञासा थी। पर कई बार जिज्ञासा सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। रात गहराती है और अनन्या अपने कमरे में अकेली बैठी है। कमरा आलीशान था। सुनहरे पर्दे, झूमर, भारी पलंग, पर एक कोना थोड़ा अजीब था। दीवार पर पुरानी तस्वीर थी जो टेढ़ी लटकी हुई थी। अनन्या पास जाती है और तस्वीर में एक औरत है जिसका चेहरा हल्का खरोंचा हुआ है। अनन्या उसे गौर से देखती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा अंदर आती है और अनन्या को देर रात तक जागते हुए देखकर वो कहती है, मालकिन, रात ज्यादा हो गई है। ये महल रात में जागता है, आप जल्दी सो जाइए। ये तस्वीर किसकी है और ये चेहरा क्यों खरोचा हुआ है? ये सब क्या है? किसने किया है? ये कौन है? मीरा का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे किसी ने पुराने घाव को अचानक कुरेद दिया हो। मीरा अनन्या से कहती है, कुछ तस्वीरें देखनी नहीं चाहिए और कुछ बातें पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये महल सब याद रखता है। और सच, क्या वो भी यहीं कहीं दबा है या किसी ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया है? इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। ये कौन है? बस धीरे से तस्वीर सीधी करके कमरे से बाहर चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज असामान्य रूप से भारी लगती है। अनन्या अपने कमरे में अकेली रह जाती है। बाहर हवाएं तेज हो गई है। महल की गलियों में सीटी जैसी आवाज गूंजती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। नई बहू को लगा ये घर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यहां जरूर कोई बड़ा रहस्य दबा है। अचानक नीचे से तेज आवाज आती है, किसी चीज के गिरने की। अनन्या बाहर निकलती है। लंबा अंधेरा गलियारा और दीवारों पर पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है। नीचे हॉल में राजमाता और रणविजय खड़े हैं। एक पुराना संदूक खुला हुआ है। राजमाता कहती है, ये फाइल यहाँ कैसे आई? मैंने इसे बंद करवाया था। किसने छुआ इसे? घर में नया कोई आया है और नई आंखें ज्यादा देखती है। अनन्या सीढ़ियों से उतर के वहां आती है। संदूक के अंदर पुराने अखबार और एक तस्वीर झलकती है, उसी औरत की जिसका चेहरा खरोंचा गया था। अनन्या उस तस्वीर को देखते ही कहती है, शायद सच खुद बाहर आना चाहता है। कितने सालों से इसे दबा कर रखा है? किसका नाम मिटाया गया है?
मुझे तो लगता है कि इस महल की दीवारें जितनी ऊंची हैं और किसी बड़े रहस्य की साजिश की शिकार हैं। सच क्या है, बताइए मुझे। अनन्या, तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है। इसके लिए अभी ये सही समय नहीं है। कुछ बातें बाद में समझ आती है। तुम जाओ यहां से। रणविजय की आवाज में घबराहट थी, जैसे वो कुछ जानता हो पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अनन्या की बातों में कई सारे सवाल थे जो राजवीर और राजमाता की उलझनें बढ़ाने के लिए काफी थे। इस घर की इज्जत दांव पर है। पुरानी बातों को उठाना अच्छा नहीं होगा। वैसे भी तुम अभी नई नई इस घर में आई हो। तुम्हें इतना कुछ जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने कमरे में जाओ। इज्जत सच से बनती है माँ जी, झूठ से नहीं। और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? जब सच सामने आएगा तभी तो उसका कुछ हल निकाला जा सकता है। अनन्या की बातों में निडरता थी। कमरे की हवा भारी हो गई। संदूक खुला हुआ था, फाइल आधी बाहर और सच बस एक कदम दूर। महल की दीवारें गूंज उठी, जैसे बरसों बाद किसी ने उनसे जवाब मांगा हो। तस्वीर का वो खरोंचा हुआ चेहरा सामने था। उसकी आंखें अब भी जैसे देख रही हों। शाही खानदान की चमक के पीछे एक साया खड़ा था, और उस साये का नाम अभी किसी ने नहीं लिया था। महल की रातें लंबी होती है, और लंबी रातों में सच अक्सर करवट बदलता है। संदूक बंद कर दिया गया था, पर सवाल अब खुल चुके थे। सुबह की हल्की धूप संगमरमर पर फैल रही है, पर महल के भीतर ठंडक वैसी ही है। अनन्या बालकनी में खड़ी है। राजवीर भी उसके बगल में खड़ा है। नीचे आंगन में राजमाता पूजा कर रही है। राजवीर अनन्या से कहता है, तुमने कल जो किया वो इस घर में कोई नहीं करता। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी बीती बातों को उभारने की? कुछ बातें बस दबी रहने दी जाती है। दबी हुई चीजें सड़ने लगती हैं, फिर बदबू पूरे घर में फैलती है। मैं तो बस साफ हवा चलाने की कोशिश कर रही हूँ। राजवीर की आंखों में संघर्ष था। वो पत्नी का साथ देना चाहता था, पर खानदान की दीवारें उसके कंधों पर बोझ बनकर टिकी हुई थी। नीचे हॉल में रणविजय अखबार पढ़ रहे हैं, पर पन्ने पलट नहीं रहे। राजवीर, समझाओ अपनी पत्नी को, ये घर कोई अदालत नहीं है। पुराने मामलों को छेड़ना खतरनाक होता है। खतरनाक सच नहीं होता पापा, खतरनाक उसे छुपाना होता है। शायद बात साफ कर देना ही बेहतर हो। ये पहली बार था जब राजवीर ने पिता की आंखों में आंख डालकर जवाब दिया। महल की हवा हल्की सी बदल गई, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो। अनन्या सीधे मीरा। औरत कौन थी? तस्वीर में जो चेहरा खरोचा गया, कृपया सच बताइए। मैं चुप नहीं रहूंगी। मालकिन, सच भारी होता है, उठाने की ताकत होनी चाहिए। वो तस्वीर राजवीर की बड़ी बुआ की है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। राजवीर की बड़ी बुआ, जिसका नाम कभी इस घर में नहीं लिया गया, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उनका नाम क्यों मिटाया गया? चेहरा क्यों खरोचा? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था, या उनका अपराध सिर्फ सच बोलना था? उन्होंने शादी से मना कर दिया था। वो किसी और से प्यार करती थी, खानदान की इज्जत के खिलाफ गई, और फिर एक रात गायब हो गई। ये शब्द पत्थर की तरह गिरा। महल की दीवारें जैसे कांप उठी। इतिहास ने अपना पहला पन्ना खोला था। अनन्या की सांसें तेज हो जाती है। गायब मतलब उन्हें ढूंढा नहीं गया, या ढूंढने की कोशिश ही नहीं हुई? खोज का नाटक हुआ था, पर असल में राजमाता ने उनका नाम लेना बंद कर दिया, और धीरे धीरे सबने भूलना सीख लिया। भूलना आसान नहीं होता, पर जब सत्ता तय करती है तो यादें भी डर जाती है। महल की नींव में शायद एक चीख दबी थी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है। राजमाता खड़ी है। मीरा, तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। पुरानी बातें दोहराने से कोई वापस नहीं आता। पर सच्चाई वापस आ सकती है, और अगर वो जिंदा हो तो? क्या आपने कभी सोचा? राजमाता की आंखों में पहली बार हल्की घबराहट चमकी।
जैसे किसी ने बंद दरवाजे पर जोर से दस्तक दे दी हो। अब वो जिंदा नहीं है, उनका फैसला उनका था। घर छोड़ने की सजा घर से नाम मिट जाना होती है। सजा प्यार करने की या अपनी जिंदगी चुनने की? शब्द तीर की तरह निकले। राजमाता का चेहरा सख्त हो गया, पर उनकी उंगलियां कांप रही थी। सच कभी पूरी तरह मरता नहीं। तभी राजवीर अंदर आता है और कहता है, दादी, क्या बुआ सच में घर से भागी थी या उन्हें जाने पर मजबूर किया गया? सच क्या है, बताइए। बस इस घर में मेरी बात अंतिम है। कुछ सच घर तोड़ देते हैं और कुछ झूठ घर को अंदर से खोखला कर देते हैं। राजमाता की तेज तर्रार बातों से राजवीर ने यह महसूस किया कि उसकी चुप्पी अब टूटने लगी थी। इतने में रणविजय भी कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, सच इतना सरल नहीं है। उस रात एक हादसा हुआ था। झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। तो ये बात आज तक छुपाई क्यों? इसे हादसा क्यों नहीं बताया और नाम क्यों मिटाया? अनन्या के ताबड़तोड़ सवालों से कमरा भारी हो गया था। आज पहली बार आधा सच सामने था, पर आधा सच अक्सर पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। रणविजय जवाब देते हुए कहते हैं, वो गिरने से पहले चिल्ला रही थी और कह रही थी कि वो पुलिस के पास जाएगी और मेरे इस खानदान की सच्चाई उजागर करेंगी। और फिर क्या हो गया? हादसा। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अनन्या की रूह कांप उठी। यह सिर्फ इज्जत की कहानी नहीं थी, यह सत्ता, डर और चुप्पी की कहानी थी, और शायद अपराध की भी। राजवीर पीछे हट जाता है और फिर कहता है, मतलब हम सालों से झूठ जी रहे थे और बुआ का नाम लेकर इसलिए मिटाया ताकि सवाल खत्म हो जाए। ये तो बहुत बड़ी साजिश लग रही है। भला अपनी ही बेटी के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने इस घर को बचाया है, क्योंकि अगर सच बाहर आ जाता तो सब खत्म हो जाता। महल की दीवारों पर दरारें साफ दिखने लगी थी। राजमाता की मजबूती पहली बार कमजोर हुई और अनन्या ने महसूस किया, सिर्फ अपराध नहीं होता, कभी कभी डर से लिया गया फैसला भी होता है। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे सच खुद साफ होने लगा हो। शाही खान का या एक और नाम मिटा दिया जाएगा। रात फिर से उतर आई थी। महल के आंगन में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सच आधा बाहर आ चुका था, बाकी आधा अब किसी के सीने में धड़क रहा था। बिजली कड़कती है, बारिश की बूंदें गिरने लगती है। अनन्या उसी खरोंची हुई तस्वीर के सामने खड़ी है। राजवीर पीछे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। फिर अनन्या कहती है, हादसा कभी अचानक नहीं होता, उससे पहले बहुत कुछ होता है। क्या उस रात सिर्फ बहस हुई थी या कुछ और? अनन्या, मुझे सच जानना है। चाहे वो इस घर को तोड़ दे चाहे जोड़ दे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अब झूठ में नहीं जी सकता। राजवीर के शब्दों में पहली बार डर से ज्यादा साहस था। अनन्या ने महसूस किया, अब ये उसकी अकेली लड़ाई नहीं रही, अब ये आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई थी। हॉल में सब इकट्ठा है। राजमाता कुर्सी पर बैठी है, चेहरा कठोर, और रणविजय खिड़की के पास खड़े हैं। आपने कहा वो सीढ़ियों से गिरी थी, पर गिरने से पहले वो पुलिस के पास जाने की बात क्यों कर रही थी? आखिर किस बात का पर्दाफाश करना चाहती थी? वो परिवार की संपत्ति के कागज देख चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि हिस्से में धोखा हुआ है। कमरे में जैसे किसी ने बम गिरा दिया हो। यह इज्जत का मामला नहीं था, यह तो लालच का मामला था, और लालच खून से भी ज्यादा गहरा दाग छोड़ता है। तभी राजवीर बोलता है, मतलब बुआ को उनका हक दिया ही नहीं गया, और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें चुप करा दिया गया। ये कैसा न्याय है? चुप कराया नहीं, उन्हें समझाया गया था, पर वो घर की मर्यादा तोड़ना चाहती थी, इसलिए ऐसा हुआ। वैसे भी घर की इज्जत हमें किसी के जान से भी ज्यादा प्यारी है। राजमाता का इतना कठोर शब्द सुनकर
सबके होश उड़ गए। मर्यादा शब्द तो इस घर में ढाल की तरह इस्तेमाल हुआ था और घर की इज्जत की तुलना किसी के जान से ज्यादा प्यारी इस वाक्य ने सबको हिला कर रख दिया था। अनन्या कहती है, मर्यादा के नाम पर अधिकार छीन लेना या किसी की जान ले लेना कहाँ का न्याय है? उस रात क्या हुआ था? सच सच बताइए। देखो, बहस काफी बढ़ चुकी थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो छूटकर पीछे हटी और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की? क्यों इसे हादसा घोषित नहीं किया? नाम क्यों मिटाया? अगर पुलिस आती तो संपत्ति, प्रतिष्ठा सब चला जाता। मैंने घर बचाने के लिए ऐसा किया। घर बचा लिया गया, पर इंसान खो गया और खोई हुई आत्माएं दीवारों में बस जाती है। मीरा आगे बढ़ती है और कहती है, मालकिन आखिरी सांस तक कह रही थी मेरा सच सामने आएगा, पर उस रात उन्हें चुप करा दिया गया। हम सब चुप रहे। चुप्पी सबसे बड़ा अपराधी थी, जिसने सच को दफनाया और सालों तक महल के अंदर को खोखला करती रही। राजवीर कहता है, आज से उनका नाम वापस आएगा। सच स्वीकार करने से घर टूटता नहीं, झूठ से टूटता है। आज फैसला कर लीजिए। राजमाता की आंखों में हार नहीं थी, बस थकान थी, सालों तक सच को दबाने की थकान। ठीक है, कल पुलिस को बयान दिया जाएगा और उनकी संपत्ति का हिस्सा उनके नाम से ट्रस्ट में चला जाएगा। मैंने बहुत साल झूठ को छिपा लिया, अब और नहीं। मैं गवाही दूंगा। सदियों पुरानी दीवारें आज पहली बार शांत थी। राजसी शान अब भी थी, पर उसके नीचे छुपा अंधेरा उजाले में बदल चुका था। सच ने इस खानदान को तोड़ा नहीं, उसे साफ किया। और हवेली, जो सालों से फुसफुसा रही थी, आज पहली बार खामोश होकर मुस्कुरा रही थी। था और छोटी बहन का नाम सिया था। अपने जीवन यापन के लिए दोनों बहनें गांव के सब्जी उगाने वाले किसानों से थोड़ी थोड़ी सब्जियां खरीदती और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थीं। दीदी, आज सब्जी वाले भैया ने हमें सब्जियां लेने जाने से क्यों मना किया है? अरे छोटी, उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। शायद आज उनके पास सब्जियां कम होंगी। वे भैया तो बड़े बड़े व्यापारियों को भी सब्जियां सप्लाई करते हैं, जबकि हम उनसे बहुत थोड़ी सी सब्जियां लेते हैं। हो सकता है कि आज उनके पास सब्जियां कम पड़ गई हों। कोई बात नहीं, आज के लिए घर में राशन मौजूद है। कल हम दोनों जाकर सब्जियां ले आएंगे और उन्हें बेचकर घर के लिए फिर से राशन खरीद लाएंगे। ठीक है दीदी, क्या मैं थोड़ी देर बाहर टहलने जाऊं? घर में रह रहकर मेरा मन ऊब गया है। अरे हाँ छोटी, जाओ, थोड़ा बाहर घूम फिर आओ। इससे तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती रहती है। हाँ दीदी, ठीक है, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए और मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। ये कहकर सिया घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। भगवान ने मुझे धन दौलत भले ही न दी हो, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, और वो है मेरी छोटी। अपनी दीदी को इतना कौन समझता है, लेकिन मेरी छोटी मेरी हर बात को बिना कहे समझ जाती है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह उसे हमेशा ऐसे ही खुश और मुस्कुराता रखे। अरे सिया, तू यहाँ? क्या आज तू अपनी दीदी के साथ सब्जी बेचने बाजार नहीं गई? तू तो हमेशा अपनी दीदी के साथ हर रोज जाती है, फिर आज अचानक गांव में अकेले क्यों घूम रही है? सब ठीक तो है ना?
अरे राजू, सब ठीक है। दरअसल जिन भैया से हम सब्जियां लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया है। इसलिए आज मैं और दीदी घर पर ही है। घर में बैठे बैठे मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम आऊं। चलो कोई बात नहीं, सब्जी वाले भैया ने मना किया तो इसी बहाने आज बहुत दिनों बाद तुझसे मुलाकात तो हो गई। वैसे तू भी अपनी दीदी के साथ बहुत मेहनत करती है। तेरे जैसी बहन हर किसी को नहीं मिलती। रिया दीदी सच में बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें तेरे जैसी समझदार और साथ निभाने वाली छोटी बहन मिली है। अरे राजू, तू तो जानता ही है, बचपन में ही हमारे माँ पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद दीदी ही मेरी माँ और पिताजी दोनों बन गई। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी और बड़े प्यार से मेरा पालन पोषण किया। अब अगर मैं उसी दीदी को न समझूं, तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। इसलिए मैं भी उनके साथ बराबरी से मेहनत करती हूँ, ताकि उनके सिर पर जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें से कुछ का बोझ मैं भी बांट सकूं। वाह सिया, तू तो सच में बहुत समझदार हो गई है। तेरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। ठीक ही कहती है तू। भगवान करे तुम दोनों बहनें हमेशा इसी तरह एक दूसरे का साथ देती रहो, एक दूसरे से प्यार करती रहो और जीवन की हर खुशी मिलकर बांटो। हाँ हाँ राजू, दीदी और मैं हमेशा ऐसे ही प्यार से साथ रहेंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो दीदी चिंता करने लगेंगी। मैं उनसे कहकर आई थी कि जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। चलो, फिर कभी आराम से मुलाकात होगी। अब मैं चलती हूँ। सिया राजू से ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चल पड़ती है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाती है। अरे छोटी, तू तो बहुत जल्दी आ गई। मुझे लगा था कि तुझे आने में थोड़ी देर लगेगी। खैर, कोई बात नहीं, अच्छा ही हुआ कि तू जल्दी आ गई। अब आ गई है तो खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर देना। वो दीदी, मैं ज्यादा दूर नहीं गई थी, बस थोड़ा बाहर घूमने निकली थी। तभी रास्ते में राजू से मुलाकात हो गई। फिर उससे थोड़ी देर बातें की और उसके बाद घर वापस आ गई। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके काम में हाथ बटा देती हूँ। सिया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें घर के अंदर चली गईं। दीदी, आप एक काम कीजिए, आज थोड़ा आराम कर लीजिए। आज का खाना मैं अकेले ही बना लेती हूँ। आखिर 2 लोगों का ही तो खाना बनाना है। मैं ये काम आसानी से संभाल लूंगी, आप बस आराम कीजिए। अरे छोटी, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ ना, इससे काम जल्दी हो जाएगा। तू अकेले बेकार में इतनी मेहनत क्यों करेगी? हम दोनों मिलकर बना लेंगे तो काम भी जल्दी निपट जाएगा और थकान भी कम होगी। अरे नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। आज मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगी। ठीक है, अगर तू इतनी जिद कर ही रही है तो आज खाना तू ही अकेले बना ले, और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। छोटी भी ना आजकल तो मुझसे भी ज्यादा मेरी चिंता करने लगी है। सच में भगवान ने मुझे चाहे धन दौलत दी हो या न दी हो, लेकिन ऐसी प्यारी बहन देकर मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य जरूर दे दिया है। दीदी, खाना तैयार हो गया है। आइए, अब आप और मैं दोनों मिलकर आराम से खाना खा लेते हैं। मेरी छोटी तो अब सच में बहुत बड़ी हो गई है, मुझसे भी जल्दी खाना बना लिया। चलो अब दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं।
आज तो अच्छा ही हुआ कि भैया ने सब्जी नहीं दी। हम दोनों को आराम करने का मौका भी मिल गया और मुझे तेरे हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाने को भी मिल गया। रिया के ऐसा कहने के बाद दोनों बहनें रसोई में जाती हैं और साथ बैठकर प्यार से खाना खा लेती हैं। अरे रिया, अरे ओ रिया, जरा बाहर तो आना। अरे रिया, क्या तुम्हारे पास कुछ बची हुई सब्जियां होंगी? दरअसल तुम्हारे चाचा जी आज बाजार नहीं गए थे, इसलिए घर में बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। मुझे लगा कि कभी कभार सब्जी बेचने के बाद तुम्हारे पास थोड़ी बहुत सब्जियां बच जाती होंगी, इसलिए सोचा तुमसे ही थोड़ा सा खरीद लूं। अरे चाची जी, आप सही कह रही हैं। कभी कभी हमारे पास थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है, लेकिन आज बात कुछ और है। दरअसल हम जिस भैया से सब्जी लेते हैं, उन्होंने आज हमें सब्जी लेने आने से मना कर दिया था, इसलिए हम पूरे दिन घर पर ही रहे और सब्जी बेचने भी नहीं गए। अभी तो घर में आपको देने लायक सब्जी भी नहीं है। आप बुरा मत मानिएगा, अगर होती तो हम आपको जरूर दे देते। अरे कोई बात नहीं रिया बेटी, मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे पास कुछ सब्जी बची होगी, इसलिए पूछने चली आई। खैर, जब नहीं है तो आज किसी और तरह का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा रिया बेटी, अब मैं चलती हूँ। चाची रिया से ऐसा कहकर वहां से चली जाती हैं। चाची पहले कभी इस तरह हमारे घर नहीं आई थी। आज पहली बार थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी, लेकिन अफसोस कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। अगर मैं उन्हें थोड़ी सी सब्जी दे पाती तो मन को अच्छा लगता। खैर, जब घर में सब्जी ही नहीं है तो अब क्या किया जा सकता है। अरे दीदी, इतनी रात गए कौन आया था? अरे छोटी, हमारे पड़ोस वाली कमला चाची आई थी। वे थोड़ी सी सब्जी लेने आई थी। उन्हें लगा था कि दिन में बेचने के बाद हमारे पास कुछ सब्जियां बची होंगी, लेकिन आज तो हम दोनों पूरे दिन घर पर ही थे, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पाई। खैर, अब तू बैठ और आराम कर। मैं रसोई में जाकर रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बहनें रसोई में साथ बैठकर प्यार से रात का खाना खा लेती हैं। चल छोटी, आज किसी तरह सब्जियां बेचकर घर का राशन लाना पड़ेगा। कल हम घर पर ही रहे थे, इसी वजह से घर का ज्यादातर राशन खत्म हो गया है। हाँ दीदी, चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम दोनों सब्जी वाले भैया के खेत की ओर चल पड़ते हैं। अरे रिया, सिया, तुम दोनों सब्जी लेने आ गईं। दरअसल कल मैंने तुम दोनों को आने से मना किया था।
क्योंकि मुझे एक त्योहार के अनुष्ठान के लिए ज्यादा मात्रा में सब्जियां देनी पड़ी थीं। इसी वजह से मैं तुम दोनों को सब्जियां नहीं दे पाया। अरे कोई बात नहीं भैया, हम आपको भला कैसे बुरा मान सकते हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद आज हम अपने दम पर काम करके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाती। आपने ही हमें अपनी बहनों की तरह समझा, हमारा हौसला बढ़ाया और मुश्किल समय में हमारा साथ दिया। पहले तो आप हमें बिना पैसों के ही सब्जियां दे दिया करते थे और आज भी इतने कम दाम में सब्जियां देते हैं। सच में भैया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है रिया। तुम्हारे पिताजी ने भी एक समय मेरी बहुत मदद की थी। अगर आज मैं उनकी बेटियों की मदद ना करूं तो फिर कैसा इंसान हुआ। खैर, अब मैं तुम दोनों को सब्जियां दे देता हूं ताकि तुम दोनों बाजार जाकर उन्हें बेच सको। ऐसा कहने के बाद सब्जी वाले भैया ने रिया के हाथ में पकड़ी टोकरी को ताजी सब्जियों से भर दिया। भैया, अब हम चलते हैं। इन सब्जियों को बेचकर घर के लिए राशन भी खरीदना है। उम्मीद है कि आज ये जल्दी बिक जाएंगी। हम कल फिर आ जाएंगी। ऐसा कहकर रिया और सिया वहां से निकल पड़ती हैं और सब्जियां बेचने के लिए बाजार की ओर चल देती हैं। अरे सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे बहन जी, ये सब्जियां किस भाव में दे रही हो? मुझे थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर कुछ कम भाव लगा दोगी तो मैं ये सारी सब्जियां ही ले जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा सब्जी नहीं है। अरे भैया, हम तो पहले से ही कम भाव में बेचते हैं। फिर भी अगर आप सारी सब्जियां ले लेंगे तो हम थोड़ा और कम कर देंगे। वैसे हम 1 किलो 30 रुपए में बेचते हैं, लेकिन आप सारी ले रहे हैं तो कुछ रियायत कर देंगे। ठीक है, फिर मुझे ये सारी सब्जियां दे दो। लेकिन एक दिक्कत हो गई है, मैं घर से ठेली लाना भूल गया। अब इतनी सारी सब्जियां लेकर जाऊं तो कैसे जाऊं? भैया, आप एक काम कीजिए। हम ये सारी सब्जियां जिस टोकरी में लेकर आए थे, फिलहाल उसी टोकरी में इन्हें ले जाइए। शाम को हमारे घर आकर टोकरी वापस दे दीजिएगा, क्योंकि सब्जी लाने के लिए हमारे पास यही एक टोकरी है। ठीक है, फिर तुम मुझे इसी टोकरी में ये सारी सब्जियां भरकर दे दो। मैं शाम को तुम्हारे घर आकर इसे वापस दे जाऊंगा। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन मैं टोकरी तुम्हारे पास जरूर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहने के बाद रिया ने उस भैया को टोकरी में सारी सब्जियां भरकर दे दी और भैया भी उन्हें लेकर वहां से चले गए। वाह रिया, आज तो तेरी लॉटरी ही लग गई। अभी कुछ ही देर पहले आई थी और सारी सब्जियां भी बिक गईं। सच में तुम दोनों बहनों की किस्मत बहुत अच्छी है। मेरा सामान तो पता नहीं कब तक बिकेगा और कब खत्म होगा। अरे दिनेश भैया, चिंता क्यों करते हैं? आपका भी सारा सामान जरूर बिक जाएगा। हमारा भी कभी कभी सामान बिकने में बहुत समय लग जाता है। आज शायद भगवान ने हम पर थोड़ी कृपा कर दी, इसलिए सारी सब्जियां एक ही बार में बिक गईं। खैर दिनेश भैया, अब हम चलते हैं। घर के लिए राशन भी खरीदना है। ये कहकर रिया अपनी छोटी बहन के साथ दिनेश भैया से विदा लेकर वहां से चल पड़ी। अब मेरा भी सारा सामान बिक जाए तो अच्छा है। दोनों बहनें भी चली गईं, इसलिए यहाँ अकेले बैठकर भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब्जियां बेचने के बाद रिया और सिया दोनों बहनें घर का राशन खरीदने के लिए सीधे राशन की दुकान पर आ गईं।
दीदी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? अरे हाँ छोटी, बोलना, क्या बात है? तुझे कुछ कहने के लिए भला पूछने की क्या जरूरत है? जो भी कहना है बेझिझक सीधे कह दे। दीदी, माँ और पिताजी तो हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। तब से आप ही मेरे लिए माँ, पिताजी और बड़ी बहन सब कुछ बनकर रही है। अब आपकी शादी की उम्र भी हो गई है। क्या आपने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा है? अरे छोटी, आज तू ये सब क्या पूछने लगी? भला मैं तुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे तेरे अलावा और किसी की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ रहती है, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और तेरे साथ जिंदगी भी अच्छी लगती है। अरे दीदी, ये तो संसार का नियम है। भला आप मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी यूं ही क्यों बिताएंगी? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कोई अच्छा सा जीवन साथी देखकर शादी कर लीजिए, ताकि मुझे भी एक जीजा जी मिल जाए और आपका जीवन भी बचपन से की गई मेहनत के बाद थोड़ा सुखद और आरामदायक हो सके। अरे छोटी, आज तू ये सब क्या कह रही है? चल, मान लिया कि मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा? तू किसके साथ रहेगी? अकेले अपना जीवन कैसे बिताएगी? मुझे अपने बारे में नहीं, तेरी चिंता ज्यादा है। जब तेरी उम्र हो जाएगी, तब मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी कर दूंगी। इसलिए तू मेरी चिंता छोड़ और बेफिक्र रह। अरे दीदी, ये तो बिल्कुल गलत बात हुई। आप हर बार अपने बारे में सोचने के बजाय मेरी ही चिंता करने लग जाती है। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगी। आपने अपने जीवन में मेरे लिए बहुत त्याग किए हैं, बहुत मेहनत की है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और देखना, भगवान आपके लिए स्वयं एक उत्तम जीवन साथी भेजेंगे, जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। अरे रिया, सिया, तुम दोनों कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। अरे सिया, तुम्हारी दीदी रिया घर पर नहीं है क्या? दरअसल मैं दिन में तुम लोगों से जो सब्जियां लेकर गया था, उसी की टोकरी लौटाने आया हूँ। और हाँ, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर आया हूँ। भैया, दीदी तो अंदर है और आप तो टोकरी लौटाने शाम को आने वाले थे। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी क्या बड़ी खुशखबरी है भैया? जरा हमें भी तो बताइए। अरे सिया, यहाँ बाहर खड़े खड़े ये सब बातें करना ठीक नहीं होगा। क्यों ना हम घर के अंदर चलकर आराम से बैठें और फिर अच्छे से बात करें। रिया, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी भैया? और आपके साथ जो ये आए हैं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। वो दरअसल रिया, बात ये है कि जब मैं तुम लोगों की दुकान से सब्जी लेकर घर जा रहा था, तब रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिल गया। ये मेरा आँख में इतनी सारी सब्जियों की टोकरी लेकर कहाँ से आ रहे हो? और इन सारी सब्जियों का करोगे क्या? अरे विजय भाई, घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मैं इतनी सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। ये सब्जियां मैं रिया और सिया, जो अनाथ दो बहनें दुकान लगाती हैं, उनसे लेकर आया हूँ। वैसे तुम कहाँ जा रहे थे? मैं बस ऐसे ही थोड़ा बाहर निकल आया था। दरअसल आज कारखाना बंद है और सारे कर्मचारियों को भी छुट्टी दे दी है। वैसे तुमने जो कहा कि तुम दोनों बहनों से सब्जियां लेकर आए हो, उसी बारे में मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे हाँ भाई, बताओ क्या जरूरी बात करनी है? तुम्हें तो पता ही है भाई, मेरी अब शादी की उम्र भी हो चुकी है और तुम्हें ये भी पता है कि मेरा अपना व्यवसाय है।
इसलिए मैं जिससे शादी करूंगा उसे खुश रख पाऊंगा। असली बात यह है कि रिया की भी अब शादी की उम्र हो गई है। मैं उसे काफी समय से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही चाहता था कि पहले कुछ अच्छा काम कर लूं, फिर उसे बताऊं। शायद अब सही समय आ गया है। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? अरे भाई क्यों नहीं, मैं जरूर इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी आज मैं शाम या रात को उन लोगों के घर जाऊंगा, क्योंकि ये जो सब्जियों की टोकरी है ना, इसे लौटाने जाना है। तो तुम एक काम करना, तुम भी मेरे साथ चलना। आज रिया को ये खुशखबरी दे देना अच्छा ही होगा। बेचारी अनाथ है, बचपन से मेहनत करके ही अपना जीवन बिताया है। अगर उसके जीवन में थोड़ा सुख और खुशियां आ जाएं, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर आज हम उन लोगों के घर जाएंगे और रिया को मेरा प्रस्ताव दे देंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, फिर अभी मैं घर जाता हूँ। रात को हम साथ मिलकर रिया के घर चलेंगे। अब तुम अपना फैसला बताओ रिया। हमने तो अपनी बात बता दी है, और अभी विजय थोड़ा शर्मा रहा है, इसलिए मैंने ही सब कुछ बता दिया। मेरे हिसाब से तो इतना अच्छा प्रस्ताव ठुकराने की कोई वजह नहीं है, और सच कहूं तो विजय बहुत अच्छा लड़का है। भैया, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी छोटी बहन सिया के अलावा मेरा कोई और नहीं है। मेरी शादी के बाद वह किसके साथ रहेगी और कैसे रहेगी, इसी कारण मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपनी छोटी बहन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रिया, अगर तुम सिर्फ इसी वजह से इनकार कर रही हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए सिया को हम अपने साथ ही रखेंगे। मैं उसे साली नहीं बल्कि अपनी सगी बहन जैसा दर्जा देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इसलिए कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये बात सुनकर सिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी दीदी से कहती है, अरे दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान ने आपके लिए एक उत्तम जीवन साथी हमारे घर भेज दिया है, और आपको मेरे लिए जो चिंता थी वह भी अब दूर हो गई है। आप कृपया यह प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए। ठीक है छोटी, तेरी खुशी के लिए मैं यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती हूँ। और भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन्हें हमारे घर तक लेकर आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कोई इस तरह अचानक मेरे घर आएगा, और मुझे तो यह भी नहीं लगा था कि कोई मुझे पसंद करेगा, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझ में कोई खासियत है जिसे कोई पसंद कर सके। अरे रिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आज के समय में तुम्हारी जैसी लड़की बहुत कम मिलती है। तुमने बचपन से ही साहस और मेहनत से अपना जीवन आगे बढ़ाया और अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखा। यही सब बातें तुम्हारी खासियत हैं, जिनकी वजह से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने पहले से ही तय कर लिया था कि अगर तुमसे विवाह करूंगा तो अपने पैरों पर खड़ा होकर ही आऊंगा, ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। इसलिए मैंने पूरी मेहनत करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद ही तुम्हारे पास आया हूँ। तो रिया और सिया, अभी ये सारी बातें छोड़ो। आज खुशी का दिन है। आज से तुम दोनों बहनों को एक नया जीवन मिलने